तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री और समझेंगे कि इसका बेसिक क्या है, क्योंकि बिना बेसिक के अगर आप कुछ भी पढ़ोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज हिस्ट्री। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या होता है तो हम बोलेंगे हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट पैटर्न्स। तो पास्ट पैटर्न्स हमें क्या समझाता है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, एक ना अटैकिंग टैक्टिक है, मिलिट्री में बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं फ्लैंकिंग मैन्यूवर। फ्लैंकिंग मैन्यूवर्स क्या होता है? इसमें हम एनिमी की जो वीकर साइड होती है, लेट सपोज आपके दो लोग हैं, ये ए है और ये बी है। अगर दोनों की लड़ाई हो रही है, इस जस्ट आप ये समझो ये बैटल हो रही है और ये दो ओपोनेंट्स हैं। अगर ए को बी पे अटैक करना है फ्लैंकिंग मैन्यूवर का यूज़ करके, तो वो क्या करेगा, बड़ी स्पीड में जाएगा, मेन डिफेंस को पास करते हुए एक एडवांटेज पोजीशन लेगा। लेट सपोज हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने सामने की तरफ डिफेंस कर रखा है, जाहिर सी बात है अगर सामने से आएंगे सब तो सामने ही डिफेंस होगा। मेजॉरिटी लोग ए वाले एनिमी हमारे, यहाँ से कुछ लोग जाएंगे इधर, यहाँ से कुछ लोग जाएंगे इधर, यानी ये दूसरी डायरेक्शंस पे जाएंगे जहाँ पर डिफेंस नहीं है। बचे जितने भी फौजी वो सारे जाएंगे सामने की तरफ। तो बी का क्या मेन फोकस होगा? बी का मेन होगा कि भाई हमें सामने से रोकना है। और जब वो पूरा ध्यान अपना सामने से रोकने में लगाएंगे तो इधर और उधर से जो इन्होंने अपनी टोली भेजी है, जो इन्होंने अपने सैनिक भेजे हैं, वो अटैक करेंगे और सामने वाले दुश्मन को संभलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब ये फ्लैंकिंग मैन्यूवर का हिस्ट्री में क्या लेना देना, और मैंने क्यों जब अभी आपको बोला कि भाई इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट पैटर्न्स, तो ये हमें कहाँ हेल्प करेगा और कैसे ये पैटर्न बना रहा है। देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल आप हैनिबल की टैक्टिक्स में ले सकते हो। हैनिबल एक राजा थे, इन्होंने रोमन्स के साथ जब लड़ाई करी थी तब ये टेक्निक यूज़ की थी। सेम टेक्निक अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यूज़ की थी गॉग मेला में फाइट करते वक्त। सेम टेक्निक ब्लिट्जक्रिग स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानी जाती है, जो वर्ल्ड वॉर टू में यूज़ की गई थी। इसमें हिटलर ने क्या किया था कि बड़ी स्पीड में आओ, सामने से अटैक करो और घुसते चले जाओ। सेम टेक्निक जंगेज़ खान ने भी यूज़ करी थी। और मतलब ये समझ लो कि जंगेज़ खान मेन थे जिन्होंने इस टेक्निक को ज़्यादा वाइड स्प्रेड किया था। बिकॉज अगर आप बहुत स्पीड में आके अटैक करते हो तो सामने संभलने का मौका नहीं होता। तो हमें ये कैसे पता चला? ये हमें ये पता चला हिस्ट्री की स्टडी करके। फ्लैंकिंग मैन्यूवर आपका एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो आप सामने जितना भी देखो आप लाइट में देख रहे हो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए, और जितना आप डार्क में देख रहे हो वो आपका पेपर में यूज़ होगा, पढ़ाई में मेन आप जो नोट्स बनाओगे उसमें काम आएगा। ठीक है, कम से कम आप जो भी पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो कि आपको चीज़ समझ में आए, एक कंसेप्ट बिल्ड हो, सो दैट आप रटो कम और अपनी लैंग्वेज में एक प्रेजेंटेबल आंसर फ्रेम कर सको। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये हैनिबल और रोमन्स वाला क्या खेल था। हैनिबल बारका एक फेमस मिलिट्री लीडर थे। ठीक है, दो पावरफुल सिटी थी, कार्थेज और रोम, बहुत पुराने टाइम पे थी। इन दोनों की राइवलरी थी। ये आप मान लो 2018 से लेके 201 BCE तक। अभी मैं ये वाला कंसेप्ट भी आपको आगे बताऊंगा, रिवाइज करेंगे हम AD BC कैसे लिखते हैं, क्या मतलब होता है। ठीक है, सब अभी आएगा। 218 BCE में हैनिबल ने इटली पे इन्वेड कर लिया था, उन्होंने वहाँ पे अटैक कर लिया था घुस के। और जब रोमन्स ने रोकने की कोशिश करी उनको, तो हैनिबल ने ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करी जिसे फ्लैंकिंग मैन्यूवर का नाम दिया गया आगे चल के। इस टेक्निक से रोमन संभल नहीं पाए और वो हार गए। सेम टेक्निक अभी मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किंग डैरियस 3 के ऑपोजिट में यूज़ करी थी। थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। 331 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मैकेडोनियन आर्मी लीड करते वक्त किंग डैरियस 3 से फाइट करी थी। किंग डैरियस 3 कौन थे? ये पर्शियन के किंग थे। उस टाइम पे जो मतलब जो आज आपका इराक है, उस टाइम पे ये पर्शिया था, और इस पर्शियन एम्पायर में किंग डैरियस 3 लीड कर रहे थे।
आप ये समझ लो कि 1 लाख से लेके 2.5 लाख सोल्जर्स थे इस पूरी पर्शियन एम्पायर में, और अलेक्जेंडर के पास सिर्फ 40,000 ट्रूप्स थे। कहाँ 2.5 लाख सोल्जर्स, कहाँ 40,000 ट्रूप्स। लेकिन इस टेक्निक का यूज़ करके उन्होंने 2.5 लाख सोल्जर्स को सिर्फ 40,000 सोल्जर्स के बलबूते पर हरा दिया। फिर हमारा ब्लिट्जक्रिग स्ट्रैटेजी आती है वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसके बारे में बात करी थी, थोड़ा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ब्लिट्जक्रिग स्ट्रैटेजी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जर्मनी ने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ किया था। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि आप आर्म्स, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट सब कुछ लेके आओ, एक पैटर्न बनाओ। लेट सपोज कि हमने एक एरो पैटर्न बनाया, ठीक है, मान लो। तो ये पैटर्न हमने फ्रेम करके रखा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब परेड निकलती है या कभी मूवीज़ में देखा होगा तो जो फाइटर जेट होते हैं वो एक पैटर्न बना के चलते हैं। तो ऐसे ही एक पैटर्न बनाओ, सरप्राइज़ करो और एकदम अटैक करते चले जाओ। जितना जल्दी आप अटैक करोगे, जितना रैपिडली अटैक करोगे, क्योंकि ये जर्मनी में यूज़ किया गया था, जर्मन्स ने स्पेसिफिकली फ़ाइट करते वक्त ये यूज़ करा था, और सामने वाले लोगों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं हुआ था। यही टेक्निक यूज़ की। हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला हिस्ट्री की स्टडी करके। पास्ट पैटर्न्स रिपीट होना इसे कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एक और हम ये जानते हैं कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स। आपको एक नया पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने में हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ब्रिटिशर्स, मंगोलियन एम्पायर, ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये काफ़ी इजीली आप समझ सकते हैं, आपको पता होगा इस बारे में। नहीं भी पता होगा, आप मेरी सुनेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। ब्रिटिशर्स ने कैसे राज किया था? इंडिया में आने से पहले उनका था कि हम एक टेरिटरी को कंट्रोल करेंगे, यहाँ से आर्मी भेजेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये आपकी टेरिटरी ए है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की आर्मी आई, इन्होंने यहाँ पर कैप्चर करा, धीरे धीरे करके सोल्जर्स हम सेंड करेंगे और धीरे धीरे करके कब्जा करते जाएंगे। इसे हम कहते हैं ओवर एक्सपेंशन। मंगोल एम्पायर में जंगेज़ खान ने भी यही किया था, ब्रिटिश एम्पायर ने भी यही किया था। और ब्रिटिश एम्पायर का एक ये एग्ज़ाम्पल तो हम लोगों को अच्छे से पता ही है, इंडिया पे भी उन्होंने ओवर एक्सपेंशन का यूज़ किया था। तीसरा बेटा एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, कल्चर हेरिटेज। कल्चर हेरिटेज आपका क्या इसका मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हर कंट्री में, इनफैक्ट हर रीजन में, हर स्टेट में सबका अपना अपना कल्चर होता है। हमें उस कल्चर को संभाल के रखना होता है। बिकॉज देखो, दो टाइप की स्टडी होती है, या तो आपके पास ओरल्स होता है या आपके पास रिटन होता है। अब ये ओरल और रिटन में किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ? ओरल और रिटन आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जब पहले उन्होंने दुनिया देखी है, जो उनका तजुर्बा है दुनिया को देखने का, वो दो ही तरीके से वो हमसे शेयर कर सकते हैं आने वाली जनरेशन से। या तो वो कहानियों के तौर पे सबको बताएंगे, जिसे हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है रिटन। रिटन में तो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे स्टैचूज हैं, स्कल्पचर्स हैं, दीवारों पर लिखा हुआ है। अब अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने पेंटिंग करी थी, तो हमें पता चला। ये क्यों ज़रूरी होता है बेटा? जब आप समझोगे कि उस टाइम पे लोगों का क्या मेंटेलिटी था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि हमारा जो पुराना स्टेज था, जो ह्यूमैनिटी का, वो कैसे ग्रो हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया में उसकी ग्रोथ का कारण क्या है, कैसे हम अभी प्रेजेंट डे पर वो उस ग्रोथ से आगे ओवरकम कर रहे हैं, हम डेवलप्ड हुए हैं, और इसी स्पीड में हम आगे कितना ग्रो कर सकते हैं। यही रीज़न होता है जिस रीज़न से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी कंट्री आगे किस स्पीड पे एक्सपैंड करेगी। ठीक है, एक बार BC AD और ये जो टर्म्स हैं इस पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। BC का क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब आप ये सुनो कि आया कहाँ से। ठीक है, BC हमारा 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में ये यूज़ किया गया था, ये बनाया गया था ये टर्म। ठीक है,
ये AUC सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, जिसे अब उर्ब कॉन्डिटा यानी फाउंडिंग ऑफ द सिटी बोलते हैं, और ये रोमन्स के द्वारा है। तो ये जो हमारा BC है, ये हमारा एक्चुअली में रोमन्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी 17th सेंचुरी में। इसे लिखने का स्टाइल क्या होता है? लिखने के स्टाइल में हम पहले नंबर लिखते हैं, उसके बाद BC या BCE लिखते हैं। BCE का मतलब आपका बिफोर कॉमन एरा, और BC आपका बिफोर क्राइस्ट, सेम है, ठीक है। अब इसे बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है, बिफोर क्रिश्चियन एरा बोला जाता है, बिफोर करंट एरा बोला जाता है, कई सारे नाम हैं लेकिन मतलब एक है, ठीक है। इसे समझते हैं एक बार। लेट सपोज हमारा ये एक स्केल है, ठीक है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टाइम जोन कैसे चलता है। ये हमारी मेन लाइन है। इससे पहले आपको जो भी ये दिख रहा है इसे हम बोलेंगे BCE, ठीक है। और उसके बाद हमें जो भी दिख रहा है उसको हम बोलेंगे, एक सेकेंड पहले मैं ढंग से लिख देता हूँ सो दैट आप समझ पाओ, BCE, ठीक है। दूसरा हमारा जो यहाँ पर है इसको हम बोलेंगे AD, ठीक है। AD पे भी मैं अभी आऊँगा। ये चलो हम AD का पहले समझ लेते हैं। AD का मतलब होता है बेटा एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब लैटिन में होता है द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, ठीक है। और ये क्राइस्ट के बाद का ईयर बताता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो ये आपको ये मार्क दिख रहा है ना, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहाँ इस मार्क में जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट इस टाइम पे बॉर्न हुए, देखो टाइम तो जीरो कभी हो नहीं सकता, ठीक है, जो कि फैक्ट है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हम न्यूमेरिक कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं। मैथ्स क्या हमें बताती है? मैथ्स तो कहती है ना भैया, स्केल आता है, इंटीजर्स में क्या पढ़ते थे पहले? पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पीछे जाते रहोगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो के बाद उससे पहले आई मीन टू से फिर माइनस में आएगा। पर यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सिमिलर है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि टाइम जीरो नहीं होता, टाइम कभी नहीं रुकता। अभी हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। BCE आपका बिफोर कॉमन एरा, वो पीछे की तरफ आएगा क्राइस्ट से, यानी जिसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। AD हमारा जो एनो डोमिनी है, जिसे हमने ईयर ऑफ द लॉर्ड समझा, वो आपका बाद में आता है, यानी जो अभी चल रहा है ना हमारा, वो AD चल रहा है। इसे हम बोलते हैं AD 2023, ठीक है। देखो जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ वो सारा यहाँ पर रिटर्न है, आपके लिए और इजी हो जाएगा समझने में। जस्ट इन केस अगर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो, ठीक है। अब कमाल की बात देखो, 17th सेंचुरी में BC के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया, और AD का कब इजाद हुआ? AD हमारा हुआ था 6th सेंचुरी में। एक मॉन्क थे जिन्हें डायनियस एग्जीक्यूस बोलते थे, प्रोनाउंसिएशन कई अलग अलग होती है, वो कल्चर का अलग अलग फ़र्क होता है, ठीक है। इन्होंने एक कैलेंडर सिस्टम बनाया था, और इन्होंने ऐसे बनाया था कि भाई मान लो यहाँ से जीसस क्राइस्ट, ये यहाँ जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए, तो अब इसके बाद का टाइम क्या कहलाएगा, उसे इन्होंने एनो डोमिनी बोला था। तो तब से BC AD ये सारा कंसेप्ट चलता है। एक होता है बेटा CE, ये भी आपका AD के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो। CE हमारा 1 से लेके 2023, अभी करेंटली जो हमारा चल रहा है कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, करंट एरा, वो आपका 2015 CEE कहलाएगा, या आप एग्जाम्पल या अभी 2023 CE बोलेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कहीं ये लगता है कि भाई हम लोग क्रिश्चियन एरा या कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी का एरा क्यों फॉलो करते हैं, जितना भी आप पढ़ रहे हो, और जितना भी सिर्फ आप इसी सब्जेक्ट में नहीं, आप कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, वहाँ सब आपको एक ही चीज़ समझाई जाएगी कि भैया जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ये कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स है। इसका काम क्या है? हमें भाई अगर मैं यहाँ पे क्रिश्चियन एरा यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग क्रिश्चियनिटी को ऊपर कह रहे हैं या हम नीचे कह रहे हैं। यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपको ये समझा रहा है कि भाई किसी ने एक चीज़ बनाई, वो इस अकॉर्डिंगली बनाई, सब ने उस बात को एग्री किया कि हाँ चलो ठीक है ऐसे ही मान लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा, और फिर वो कंटिन्यू होते गया, ठीक है। बाद में चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कितना, देखो टाइम किसी के पास इतना नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों को चेंज करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत अच्छा एक रीज़न देना पड़ेगा कि भाई ये हम नया प्रस्ताव लेकर आए इस चीज़ के बारे में, जो कि टाइम वेस्ट है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं।
पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स। बेटा ये आपके जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं ये आप 12th तक कुछ भी पढ़ लो, आपका हिस्ट्री पूरा इसमें ही है। इनफैक्ट अभी जब आप कॉलेज में आगे जाओगे और अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट लेते हो या आपके पास आता है तो भी आपके पास यही सब्जेक्ट्स आएंगे, बिकॉज यही वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा चेंज इसी मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ है। ठीक है, 5 है। सबसे पहले हम इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की साइड पे आते हैं। 1789 में हुआ था बेटा। 1789 से लेके 1799 में हुआ था। आपने 10th में इस बारे में पढ़ा भी है। अगर आप भूल भी रहे हो तो कोई इशू नहीं है, अभी आप मेरे साथ रिवाइज करते जाओ और फटाफट देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या कॉज था, क्यों हुआ था बेटा? इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से था, सोशल इनइक्वालिटी की वजह से था, पॉलिटिकल डिसकंटेंट की वजह से था। क्यों, मैं बताता हूँ। वहाँ पे अलग अलग क्लासेस है, पहले हुआ करती थी। ठीक है, आप ये समझ लो कि हमारा देखो यहाँ पर आपको ये दिख भी जाएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे मोनार्की चलती थी, राजा रानी यही सब होता था और उन्हीं के पास सारी पावर होती थी। लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला था आपका क्लर्जी, दूसरा था आपका नोबिलिटी और तीसरा था आपका कॉमन पीपल। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। तीसरा आपका था कॉमन पीपल। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी बेटा? प्रॉब्लम ये थी कि कॉमन पीपल खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि सारे टैक्सेस उन्हीं को ही देने पड़ते थे। रिच अपना पैसा निकालने को तैयार नहीं था। जो ऊपर के दो थे यानी आपकी जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी, वो लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। उनका सिर्फ एक पर्पस था कि भाई हम लोग कॉमन पीपल से, जो आम जनता है, उससे पैसा लेंगे। फ्रांस में 1789 लोगों ने कहा बस अब बहुत हो गया। ठीक है, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा फैल गई थी, हंगर थी, लोगों के पास था ही नहीं, कहाँ से लाएं, कहाँ से अपनी भूख को मिटाएं। तो बैस्टिल एक प्रिजन था, वहाँ पर इन्होंने मतलब बेसिकली वो किंग का पावर डिनोट करता था। कैसे भाई, इतनी बड़ी एक जेल बना दी और उस जेल पे दादागिरी कर रहा है, तो वो ऐसे होता था, देखो देखो ये राजा है, ये इसकी देखो कितनी पावरफुल जेल है। एक खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी और जो अच्छे तरीके से पैदा किया भी गया था। लोगों ने कहा सबसे पहले यहीं पर अटैक करते हैं। वो गए, उन्होंने इन्वेड किया, रेवोल्यूशन के लिए लड़ाई करी, वहाँ से वेपन उठाए और उसके बाद फ्रीडम के लिए इन लोगों ने पूरा जद्दोजहद चालू कर दी। सड़क पे आ गए, लड़ाई थी, पूरा मैसेकर था। जुलाई 14 1789 में पारिसियंस ने प्रिजन पे अटैक किया। ठीक है, मोनार्की पे अटैक किया। अगस्त 1789 में, देखो जुलाई के बाद अगले मंथ अगस्त में एक डॉक्यूमेंट लेकर आए जिसमें बोला गया भैया इक्वल राइट्स होने चाहिए और फ्रीडम भी सिटीजन्स को इक्वल मिलनी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे हिस्ट्री में इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है बिकॉज बेटा जब यहाँ पे ये चालू हुआ ना तो पूरे वर्ल्ड में एक जोश की लहर जाग गई और कंट्रीज़ को ये कॉन्फिडेंस हुआ कि अच्छा हम लोग भी आज़ाद हो सकते हैं, अच्छा हमारे पास भी पावर है। कॉमन लोग जब बाहर आएंगे, सरकार या जो भी डोमिनेंट पावर है अगर उसके अगेंस्ट हम लोग बात करेंगे, बात करने नहीं माने लड़ाई करेंगे, अब है ना प्रोटेस्ट करेंगे, तो हमें आज़ादी मिल सकती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। 1793 से 1794 के बीच में वायलेंस हुआ और ये रॉबस्पेयर के द्वारा लीड किया गया था, जिसे रेन ऑफ टेरर का नाम दिया जाता है। रेन ऑफ टेरर में मैं आपको एक सिंपल से, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, बट आप ये समझ लो कि जैसे हमारे यहाँ जलियांवाला बाग हुआ था ना, ऐसे ही वहाँ पर हुआ था। उसने किया क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर उसका नाम था। दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। इसने बोला भैया ऐसा है, अब मैं सारी पावर अपने आप लेता हूँ और इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। ठीक है, कई लोगों को अरेस्ट किया गया और गिलेटिन में इन्हें पनिशमेंट दी गई। बेटा गिलेटिन क्या था, ये एक मशीन थी, मैं आपको एक इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ बना के। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसे दो बड़े बड़े से थे
यहाँ पे ब्लेड लगा होता था, जैसे ये आपकी रस्सी है और यहाँ पर आपका ब्लेड है। नीचे आपने शायद देखा होगा मूवीज़ में या टॉम एंड जेरी में काफ़ी ज़्यादा इसके रेफरेंसेस हैं। यहाँ पे लोगों को फंसा दिया करते थे, जहाँ पे देखो मैं डार्क कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और यहाँ यहाँ इनके हाथ थे और इधर इनका गर्दन था। ठीक है, यहाँ पर एक लीवर होता था, एक पर्सन आके यहाँ पे लीवर को पुल करता था, ये ब्लेड जाता था नीचे और गर्दन हो जाती थी कट। ठीक है, फिर इनफैक्ट कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं कि उस कटी हुई गर्दन को, देखो साइंस क्या कहती है, थोड़ा सा मैं साइंस के बारे में बहुत छोटा सा बताता हूँ। हमारा ब्रेन पे अगर कोई सडन इम्पैक्ट होता है ना, तो हमारा ब्रेन को उसे समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो थोड़ा रिस्पॉन्स करता है। अब रेन ऑफ टेरर में क्या होता था, ये लोग पहले गर्दन को काटते थे, उस फिर जो गर्दन कटी हुई होती थी उसको टेबल पे रखते थे। अच्छा, ऐसा भी हो चुका है, कई एक्सपेरिमेंट्स बाद में भी हुए और ये सब देखा गया कि अगर उनका नेम पुकारा जाए ना, अगर उन्हें बोला जाए कि, या उन्हें इशारा किया जाए, तो वो गर्दन, जो कटी हुई गर्दन है, वो रिस्पॉन्ड करती है। तो एक खौफ बनाने की कोशिश की गई थी उस टाइम पे, सो दैट ये जो जितना भी रेवोल्यूशन हो रहा है, ये जितनी बगावत हो रही है, वो सब बंद हो जाए। नेपोलियन आए, ठीक है, वो 1799 में रूलर बने। फ्रांस वॉर में आया, क्योंकि अब देखो यहाँ पे फ्रांस ने ओवर एक्सपेंशन, जो भी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे अब फ्रांस अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करने लगा, जिसे ओवर एक्सपेंशन कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने भी किया था। नेपोलियन को गवर्नमेंट से हटा दिया गया 1799 में, और फ्रेंच हिस्ट्री में एक नया फेज़ आया जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहाँ से लोगों में फ्रीडम का एक, जो पावर का एक डेमोन्स्ट्रेशन था, वो सामने आया। ठीक है, आज़ादी लोगों को तब मिली थी। सेकंड पे आते हैं हम यहाँ से, अमेरिकन रेवोल्यूशन। देखो डेट्स में हो सकता है कि आपको आगे पीछे लगेगा कि भाई फ्रेंच पहले हुआ था, अमेरिकन बाद में हुआ, लेकिन अमेरिकन रेवोल्यूशन भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था। बेटा 1775 से लेके 1783 के बीच ये सारा कुछ हुआ था, 8 साल हो गए मतलब। ठीक है, इस रेवोल्यूशन में हमारे जो कॉलोनिस्ट थे, यानी जो हमारे अमेरिकन थे, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिशर्स सिर्फ अफ्रीका और इंडिया में नहीं, वो अमेरिका भी गए थे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या था। 18th सेंचुरी में जब अमेरिकन कॉलोनी सेट होने लगी थी, तो ग्रेट ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि भाई हम आ गए और अब हम यहाँ पे गवर्न करेंगे। पहले ऐसे ही होता था, पहले आप बस, आप वहाँ पहुँच गए, आपने बोला देखो हम अब आपको बताएंगे और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो आपको उसके कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, फिर पनिशमेंट मिलेगी, आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश किंग के द्वारा कंट्रोल की गई थी। ठीक है, तो कंट्रोल में क्या था, हमारे यहाँ वाला सीन नहीं था, थोड़ा सा अलग था। इन्होंने टैक्सेशन बहुत बढ़ा रखे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा। भाई ब्रिटिशर्स ने को ओवर एक्सपेंशन का मेन कारण क्या होता है, राजा प्रजा लड़ाई, ये सब क्यों होती है। अगर एक राजा, जैसे हम जंगेज खान की बात कर लें, या हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर लें, या हमारे जो छत्रपति शिवाजी, या किसी भी राजा, या आप मुगल रूलर्स की भी बात करो, तो इन सब का क्या मेन रोल होता है। बेटा देखो, रिसोर्सेस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके पीछे सब पागल है और सबको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिसोर्सेस राजाओं के पास होते थे, लेकिन जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में 10th क्लास में सुना हो कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। दो चीज़ों की वजह से मेजॉरिटी हिस्ट्री में आप जितना भी देखोगे, ये मेजर हिस्ट्री के जो इम्पैक्ट हैं, सिर्फ दो कारण थे। या तो राजा को फेयर था कि भाई जो आजू बाजू वाले या जो थोड़े इधर उधर के हमारे किंगडम हैं, वो कहीं कोई और आके हमसे छीन ना ले। दूसरा बेटा ग्रीड था कि भाई हम इतने बड़े हैं, हम इतने पावरफुल है, तो आजू बाजू वालों के पास वो सब क्यों, भाई हमारा होना चाहिए वो। ये दो ही ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मेजॉरिटी आपकी फाइटें, मेजॉरिटी क्या, ऑलमोस्ट सारी फाइटें हमारी पूरी हिस्टोरिकल इवेंट जितने भी हैं सब हुए थे। तो वापस आते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगा दिया था। 1776 में थॉमस जेफरसन बेंजामिन फ्रैंकलिन
ठीक है, इन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा था जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अमेरिकन अब आज़ाद हो गए हैं और अब हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। ये चीज़ ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो उसके बाद यहाँ पे लड़ाई हुई थोड़ी सी, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन, बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड। अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने ब्रिटिशर्स सोल्जर्स के साथ लड़ाई करी। ब्रिटिशर्स पहले जीते, फिर अमेरिकन जीते, ऐसा चलते रहा। ठीक है, देखो आप यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। बॉस्टन टी पार्टी पे था क्या था, इन्होंने टी एक्ट निकाला था ब्रिटिश ने कि बॉस्टन हार्बर में से सारा सामान आता था, भाई शिपिंग के थ्रू ही आएगा, उस टाइम पे प्लेन और ये सब तो होता नहीं था। तो जो बॉस्टन हार्बर था वहाँ पे बहुत सारे क्रेट्स आते थे टी के, यहीं से आदान प्रदान होता था। हमारे भी अगर आपको याद हो तो जो कैश क्रॉप्स थी वो यहाँ से बन के जाती थी, पहले यहाँ उगाई जाती थी, उसके बाद उसे सप्लाई किया जाता था बाहर। अमेरिकन्स ने क्या किया, ये गए और वहाँ पे जितने भी क्वांटिटी, जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल था वो सारा पानी में फेंक दिया, सारा वेस्ट कर दिया बगावत के तौर पे। ठीक है, वॉर अलग अलग हुई। अब जॉर्ज वॉशिंगटन का क्या रोल था यहाँ पे, बेटा ये कमांडर इन चीफ थे कॉन्टिनेंटल आर्मी के। ठीक है, अमेरिकन फोर्सेस को इन्होंने लीड किया और जिताया भी। 1783 में पेरिस में एक ट्रीटी, जिसे ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, वो साइन की गई। वहाँ पे लिखा गया कि भाई हमारी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाई जाएगी और हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है। और उस टाइम पे उसमें ये भी लिखा गया था कि यहाँ इस सिग्नेचर के बाद, इस ट्रीटी के बाद लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, मतलब आप साइन करो और हमारी वॉर ख़त्म हो जाएगी। अमेरिकन्स जॉर्ज वाशिंगटन की कमांडरशिप में बहुत ज़्यादा रूल कर रहे थे, उनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट था और इस प्रकार अमेरिकन्स आज़ाद हुए। ठीक है, इसे अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बनी, फिर सब कुछ सेम चला। फिर अब हम आ गए हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। ठीक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। देखो टेक्निकली इसके अंदर दो हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो अब हम एक एक करके पहुँचते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेके 1918 तक था, 4 साल चला था। हुआ क्या था, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड नाम के एक बहुत फेमस शख्सियत थी, कंट्रोवर्शियल, जैसे आजकल वो किंग जॉन है ना, ऐसे। ठीक है, उनका असैसिनेशन हो गया था, उन्हें मरवा दिया गया था। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के थे। अब जैसे ही इनको असैसिनेशन किया गया, वहाँ पे देश बिदक गया, दो जगह डिवाइड हुई। एक हुई सेंट्रल पावर्स, एक हुई एलाइज। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑटोमन एम्पायर था, बुल्गेरिया था। एलाइज में आपके फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम था, रशिया, इटली, और फिर बाद में यूनाइटेड स्टेट्स एंटर कर गया था। बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा मौतें हुई। ठीक है, नए नए वेपन्स उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि मशीन गन, पॉइजन गैस, टैंक्स, एयरक्राफ्ट। वॉरफेयर का बहुत नेचर चेंज हुआ था उस टाइम पर, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं हुई थी, अचानक। अब हुआ क्या था, देखो क्या होता है बेटा, अगर किसी कंट्री में लड़ाई होती है ना, और अगर हम वॉर की बात कर रहे हैं, तो भाई लेट सपोज हमारे पास एक लिमिटेड बजट है। ठीक है, 100 करोड़ का हमारे पास बजट है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कि भाई अगर हमें वॉर कर रहे हैं, हमें लोग चाहिए, हमें वेपन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम मेजॉरिटी फंडिंग, अपनी मेजॉरिटी पैसा वॉर क्राफ्ट खरीदने में या उनको बनाने में लगा देंगे। ठीक है, उस टाइम पर देखो वॉर सिचुएशंस पे क्या होता है, लोगों को फौज चाहिए होती है, लोगों को मैन पावर चाहिए होती है, तो वो लोग एकदम, उस टाइम पर भी यही हुआ था कि रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी जल्दी होने लगा था। बस वो कहते थे भाई आपको देश के लिए लड़ना है, आप आ जाओ, आपको पैसा मिलेगा, आपके घर वालों को पैसा मिलेगा, आप आ जाओ। तो जब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ट्रेनिंग भी बहुत ईजी है, मतलब वर्ल्ड वॉर में कई सारे ऐसे सोल्जर्स थे जो प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं थे, बट क्योंकि वॉर है, लोगों की ज़रूरत है ना, हमें फ़ौज चाहिए। 1919 में, 1919 में वर्सलीज में ट्रीटी साइन की गई, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बोला जाता है। वहाँ पे बोला गया कि भाई अब हम वॉर को एंड कर रहे हैं, और ये सारा कुछ जो भी कुछ हुआ है ये जर्मनी की वजह से हुआ है, अब इसे भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा,
1917 में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1917 में एंट्री ली थी, एलाइज में आया, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत पावरफुल था, ठीक है। तो जर्मनी, उनके कुछ आपस में इश्यूज हुए, जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। जर्मनी पे बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लगाई गई। अब देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हिटलर का जो मोटिव था वर्ल्ड वॉर 2 का वो क्यों था। जर्मनी में सारी पेनल्टीज लग गई, ठीक है। उन पे बोला कि भाई आपको रेपरेशंस देनी पड़ेंगी, मतलब आपके जितने भी वेपन्स हैं आप कुछ नहीं बना सकते, आपको इतना सारा पैसा हमें देना पड़ेगा क्योंकि आपकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। आपकी जो टेरिटरी है वो छीन ली जाएगी, वहाँ पे हमारी आर्मी बैठेगी। मिलिट्री स्ट्रेंथ में लिमिटेशन, भाई आप इतनी फौज रख सकते हो, इतने वेपन रख सकते हो, इतनी गोलियां रख सकते हो, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिमिटेशन कर दी गई थी, ठीक है। मतलब अब ये समझ लो कि जर्मनी को इतना ज़्यादा लाचार बना दिया था कि वो अपनी साइड से फाइट कर ही नहीं सकता था। यहाँ पे हिटलर उस टाइम पे इस चीज़ों को विटनेस कर रहे थे, छोटे थे एज में, बट उन्होंने बोला कि भाई मेरा देश सारी चीज़ें फेस नहीं करेगा और मैं अपने देश को पावरफुल बनाऊंगा और सारी कंट्रीज़ को, ये जितना भी इन्होंने किया है ना गलत, भाई हमारी कंट्री पे सब डाल दिया, अब इन्हें इसका बदला मिलेगा और इन्हें भुगतना पड़ेगा। 1939 से लेके 1945 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, 6 साल तक चला था ये। बेटा यहाँ पे जर्मनी ने इन्वेड किया। देखो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में क्या डिफरेंस था, मैं आपको एक बहुत देखो काफ़ी सारी है ना थ्योरीज भी है, कॉन्स्पिरेसीज भी बहुत हैं इस चीज़ की। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 में जो प्लेन्स थे, जो फाइटर प्लेन थे, उनका स्पीड मोस्ट प्रोबेबली 200 किलोमीटर पर आवर का लगा के चलो, 200-250 इतना ही था। लेकिन और जर्मनी के पास कुछ भी नहीं था, इनके पास ना पैसा था, ना इनके पास वेपन थे, ना मिलिट्री थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी इनकी। जैसे तैसे जर्मनी बचा है बस, कि अभी जिंदा भी हुआ है, वो भी बहुत कमाल की बात है। हिटलर आया, हिटलर ने लीडरशिप ली। हिटलर ने पता नहीं कैसे, बट इतने एडवांस मिलिट्री वेपन और इतने एयरक्राफ्ट, इतने इतने लाजवाब उसने तैयार करे कि पूरी दुनिया ने देखे नहीं थे। आप ये बिलीव नहीं करोगे, हिटलर या जर्मनी के पास कुछ ऐसे फाइटर जेट थे जिनकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर की थी। इतनी स्पीड उस टाइम पर लाना बहुत मुश्किल है। मतलब जो हमारे आज के जो बहुत लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, सेम वही सिस्टम्स, वही कंसेप्ट उस टाइम पर 1939 से 45 के बीच जर्मनी के पास था। ये बनाए किसने थे? ये उसने बनाए थे जिस कंट्री के जिंदा रहने या टिकने के भी बहुत कम चांसेस थे। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी एडवांस मिलिट्री है, तो इतना पावरफुल है, तो सब पे बहुत भारी पड़ेगा। जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पे कब्जा किया, एक्सिस और एलाइज के बीच लड़ाई हुई। अब यहाँ पे देखो एक्सिस और एलाइज थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान थी, सिर्फ तीन, लेकिन ये तीन बहुत हावी हुई थी, और खासकर जर्मनी, जर्मनी तो बहुत ज़्यादा हावी हुई थी सब पे। एलाइज में आपके यूनाइटेड स्टेट्स थे, सोवियत यूनियन थे, जो हमारा वो यूएसएसआर, और जो आपका रशिया है आज, इनके भी अपने थे। क्लास 12th में आपको इस पे और अच्छे से पता चलेगा कि कैसे सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन होते गया, इनकी आपसी लड़ाई इतनी ज़्यादा होते गई कि ये डिवाइड होते गए। यूनाइटेड किंगडम था हमारे एलाइज में, और भी कुछ छोटी मोटी कंट्रीज थी। देखो यहाँ पर जब हमने अभी बात करी थी ना पहले ब्लिट्जक्रिग, तो उसका यूज़ किया गया था। ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक्स थी, तेज़ी से आओ, कोऑर्डिनेटेड अटैक करो, कम सोल्जर्स लगेंगे लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा करेंगे। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और पैसिफिक में तो इसने ऐसे ही कब्जा किया था, सामने लोगों को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। बेटा हॉलोकास्ट और जेनोसाइड बहुत ज़्यादा हुआ था। 6 मिलियन ज्यूज नाजीज के द्वारा, और भी अलग अलग मिलियन लोग थे अलग अलग रेसेस के, उनको मारा गया। उन्हें गैस चेम्बर बनाए गए थे, वहाँ पर उन्हें कैद किया गया। उस पर पेस्टिसाइड्स डालते थे, पॉइजनस गैस का यूज़ करते थे, बहुत टॉर्चर किया हिटलर ने, बहुत ज़्यादा। फिर आए बेटा एटॉमिक बॉम्ब। यूनाइटेड स्टेट्स ने एटॉमिक बॉम्ब जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में ड्रॉप किया था या अटैक किया था। आई गेस इसके पीछे ओपनहाइमर थे, इनके ऊपर एक मूवी भी है और आज काफ़ी वाइड स्प्रेड है, आप देखना उसको। बहुत
एजुकेशन आपको बढ़ाएगा और आपको समझ में आएगा हुआ क्या था। जापान ने सरेंडर कर लिया, एटॉमिक बॉम्ब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, इटली ने भी अपने घुटने टेक दिए, जर्मनी अकेला बचा, उस पर हावी होने लगे, और फिर बाद में जर्मनी को गिव अप करना पड़ा, और फिर हिटलर को मार दिया। फिर बेटा नेक्स्ट आता है हमारा पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। इससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बेटा पार्टीशन हमारा 1947 में हुआ था। पार्टीशन का रीज़न क्या था? पार्टीशन से पहले आपको याद ऑब्वियसली हो गई कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारे यहाँ पर कब्ज़ा कर रखा था, उससे बहुत सालों तक राज किया था, हमारी इकोनॉमी को अंदर से खोखला करते चले गए थे। जाते जाते इन लोगों ने ये कहा कि भाई हम एक ऐसा डैमेज करके जाएंगे कि ये कंट्री ग्रो कर ही ना पाए अच्छे से, लाइफ टाइम इसको उस चीज़ का प्रॉब्लम रहे। रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान ये दो चीज़ें बना के रख दी, दो नेशंस बना दी। क्यों बनाई, क्या रीज़न था इसके पीछे? बेटा हिंदूज मुस्लिम्स ये मैंने ये क्लैश ना बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि भाई हिंदूज सही थे, कोई बोलेगा मुस्लिम सही थे। आप एक हिस्टोरियन या एक स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो कोई भी सही नहीं था, ठीक है। सिर्फ पहले भी ये वॉर्स और जितनी भी ये लड़ाई होती थी पहले भी इंटरेस्ट के लिए यूज़ की जाती थी, आज भी जो होता है वो भी इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। पहले क्या यूज़ होता था इस चीज़ का? भाई आपको कब्ज़ा करना है ना, आपको इन्वेड करना है तो आप अपनी चलाओगे। कई सारे मैसेकर्स, कई सारी बिना मतलब मासूमों की मौतें मुगल्स ने भी करी हैं हमारे जो इंडिया में, जैसे अशोका था और मौर्यंस थे, कई सारे टीपू सुल्तान, कई सारे हमारे भी थे जिन्होंने ऐसी चीज़ें करी है। मज़हब को लेके लड़ाई बहुत हुई और पहले से चल रही थी। यही चीज़ ब्रिटिशर्स ने नोटिस करी कि भाई ये इनका देखो एक बहुत ही ऐसा इशू, ट्रेंडिंग इशू है, ये सॉल्व भी नहीं होगा तो क्यों सॉल्व करें इसको। बेटा हिंदू मेजॉरिटी कंट्री इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। पाकिस्तान बाद में हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से है, और वेस्ट पाकिस्तान जो हमारा ऑलरेडी पाकिस्तान है, ये दो में डिवाइड हो गया था, ठीक है। पार्टीशन से बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, हिंदूज मुस्लिम सिख, काफ़ी लड़ाई हुई, मिलियंस लोगों की, करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की जान गई इंसिडेंट में, ठीक है। इस पे काफ़ी मूवीज़ हैं, आपने देखा होगा, आपको पता होगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये मेन थे जिन्होंने नेगोशिएशन और डिसीजन मेकिंग का जो ये पार्ट था पार्टीशन का, ये प्ले किया था। कई सारी देखो टेक्स्ट बुक्स में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, आपने नेट पे और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, आपको पता होगा। लोग कहते हैं कि भैया जो एनसीईआरटी है वो हमें गलत बताती है, हिस्ट्री वॉश आउट कर रहे हैं, है ना। पर्टिकुलर पार्टी का नाम दिया जाता है, पॉलिटिशियन का नाम दिया जाता है। तो आप एक बहुत है ना कॉमन टर्म पे समझो। देखो अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको न्यूट्रल होके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप एक साइड पे होगे तो आपको एक ही साइड हमेशा सही लगेगी, ठीक है। सिर्फ इसका एक बहुत प्यारा सा रीज़न है। बेटा देखो हर कोई पॉलिटिक्स ना अपने फेवर में यूज़ करता है, ये फैक्ट है। जो पहले होता था वो भी फेवर में होता था, जो अब होता है वो भी फेवर में होता है, किसी ना किसी के फेवर में होता ही। अगर फेवर में नहीं होगा तो इतने सारे लोगों को, इतने रिसोर्सेज को आप चला नहीं पाओगे। इमोशन से कोई सरकार आज तक नहीं चली है, कोई प्रजा आज तक नहीं चली है। एक ही प्रजा थी जो इमोशंस के तौर पे चली थी, जो तुगलक की थी, और वो वैसे ही बहुत बदनाम है क्योंकि कंट्री, उसका पूरा एम्पायर एकदम खाली हो गया था, गरीब हो गया था, पैसा ही नहीं था, ट्रेजरी खाली हो गई थी। उसने कहा मैं सारे लोगों को पैसा दे दूंगा, ठीक है। वो जब आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा उस बारे में। बेटा सर साइरिल रेडक्लिफ थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री बनाई थी, ठीक है। इन्होंने दो नेशन को डिवाइड किया था, और उसके बाद फिर कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और आगे तो आपको अच्छे से पता ही है। बेटा लास्ट हमारा ये जो इसमें टॉपिक हैगा वो है कोल्ड वॉर का। 1947 यानी जब हमारा आज़ादी था उसी टाइम से 1991 तक, ये
किन दो देशों के बीच था बेटा? कोल्ड वॉर और एक्चुअल वॉर में क्या फ़र्क होता है पहले ये एक बार समझ लो। कोल्ड वॉर होता है जो सिर्फ डराने धमकाने की लड़ाई होती है, जो कभी भी नॉर्मल लड़ाई पे पहुंच सकती है लेकिन पहुंचती नहीं है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में फटाफट समझते हैं। यहाँ पर एक जगह थे हमारे यूनाइटेड स्टेट्स, एक जगह थे हमारे सोवियत यूनियंस। ठीक है, दोनों सुपर पावर थी। अब देखो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो दोनों कंट्रीज को ये हुआ कि भैया अब हम में से कौन सबसे पहले खड़ा होगा, कौन करेगा राज। क्योंकि देखो फिर वही बात आ गई, ग्रीड और फेयर, ये दो रीजंस होते हैं हमेशा। न्यूक्लियर वॉर के इन्होंने थ्रेटनिंग चालू कर दी। कैसे भाई? हम न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, इधर उधर उसका मिसाइल्स छोड़ दिए पानी में, या कोई वेकेंट एरिया खाली एरिया में छोड़ दिया। एक दूसरे को धमकियाँ देने लगे, पॉलिटिकली पब्लिकली बोलने लगे कि भाई हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। एक्टिंग करने लगे कि हम अटैक कर देंगे। करा कोई नहीं, जैसे होती है ना गली मोहल्ले में लड़ाई होती है, सेम वैसी लड़ाई थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो हम जैसी छोटी कंट्रीज थी, या जो मेजॉरिटी कंट्रीज थी, उनको तो डर था भाई, कोई भी तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं झेल सकता था। किसी का मूड नहीं था, ना किसी की हालत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत फेमस है, 1962 में था बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इन्होंने क्यूबा में मिसाइल्स अपने खड़े कर दिए कि भाई अब हम छोड़ देंगे। उसके बाद हुआ कुछ नहीं। ये लड़ाई कैसे ख़त्म हुई? ये लड़ाई बेटा ऐसे ख़त्म हुई कि सोवियत यूनियन, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सोवियत यूनियन आपस में बिखर, अपने में ही बिखरने लगा। उसकी अपनी जो कंट्रीज़ है अंदर, उसी में लड़ाई होने लगी। और वो अपने ही क्या संभालता चीज़ों को, तो वो डाउन हो गया। और यूनाइटेड स्टेट्स आपका बाइपोलर, क्या नाम है, बाइपोलर मतलब जो एक सब पे राज करता है। इसीलिए हमारा यूनाइटेड स्टेट्स इतना डोमिनेंट है, और इसी रीज़न से हमारा वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन सारी चीज़ें हैं बेटा, जो आपने जितना भी पढ़ा। अब आप सिंपल सी एक काम करना, जितना भी इसमें मैंने नोट करवाया है ना आपको, अच्छे से वो सारा देख के रखो, सारा इसमें रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, हमारे और क्लासेस भी अवेलेबल हैं सब्जेक्ट्स की, आप उनको भी देखिए, बहुत अच्छी है। मैं डेफिनेटली आपको, देखो पार्शियलिटी के बिहाफ पे नहीं कह रहा, बट आपको हम सारा डेप्थ में पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो।